हेलो, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास इथाइल एसीटो एसीटेट के ऊपर बनाई गई है। इससे पहले आप लोगों से डिस्कस किया था, इससे पहले की क्लास में आपसे जो डिस्कस किया था वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स टॉपिक डिस्कस आप लोगों से कर रहा था मैं। उसी का ये कंटिन्यूएशन में पार्ट आपका बना हुआ है। और इथाइल एसीटो एसीटेट इसके बारे में आज पढ़ेंगे और कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है और क्या क्या इसके सिंथेटिक एप्लीकेशन हैं, यानी कि अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज इसकी हेल्प से कैसे हम करते हैं। तो ये सारा यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए इसमें इथाइल एसीटो एसीटेट जो लिखा हुआ है, पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है आपका CH3 CO CH2 COO C2H5। ठीक है, ये तो इसका फॉर्मूला हुआ CH3 CO CH2 COO C2H5 इथाइल एसीटो एसीटेट हुआ। अब इसके बारे में कुछ एक दो पॉइंट आपको पता होना चाहिए, वो जैसे आपको बता रहा हूँ मैं इसमें। ये आपका जो इथाइल एसीटो एसीटेट होता है ये एक बीटा कीटो एस्टर होता है। ठीक है ना, इट इज़ अ बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, बीटा कीटो एस्टर हुआ। सेकंड बात करते हैं इसके बारे में, इट्स अनदर नेम, अनदर फेमस नेम। ठीक है, इट्स अनदर फेमस नेम इज, आपने नाम इससे पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया कई बार इसका नाम, एसीटो एसिटिक एस्टर। ठीक है, एसीटो एसिटिक एस्टर। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में ए इस तरीके से भी लिखते हैं। तो ये इसका एक कॉमन नाम है। ठीक है, जो कि काफ़ी इस नाम से पुकारा जाता है इसको। और अगली इसकी जो इसका नाम है IUPAC नाम इसका। ठीक है, इट्स IUPAC नेम, IUPAC नेम। इसका IUPAC नेम क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देखें ये जो कंपाउंड आपको ऊपर बता रखा है, ठीक है, तो इस कार्बोनिल कंपाउंड के रिस्पेक्ट में ये कार्बन क्या हुआ, अल्फा कार्बन हुआ। ठीक है, और ये जिस पे कार्बोनिल जुड़ा है, ठीक है, कीटो ग्रुप जो जुड़ा है इसको बीटा कार्बन कहेंगे। ठीक है, तो अल्फा बीटा हो गया। तो इसका नाम जो बीटा पोजीशन पे जो कार्बोनिल आपको जुड़ा है, जो कीटोनिक ग्रुप जुड़ा है, ये ऑक्सो नाम से आपका आएगा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो। ठीक है, नंबरिंग अगर करेंगे तो यहाँ से जो आपकी नंबरिंग होगी 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइट। ये तो इसका IUPAC नाम हो गया। अब आगे बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो आपका यहाँ पे एक नेम्ड रिएक्शन भी है जिसके द्वारा इसको बनाया जाता है, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। ठीक है, तो क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन क्या होता है, यानी कि कंडेंसेशन का मतलब है जब दो स्पीसीज आपस में मिलकर के कोई नई चीज़ बनाती हैं और कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल वहाँ से पास आउट हो जाता है, यानी निकल जाता है उससे, तो वो आपका कंडेंसेशन कहलाता है। क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन क्लेजन साइंटिस्ट का नाम हो। और यहाँ पे क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो रिएक्शन आप देखेंगे, यहाँ पे दो न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। और ये किसके बीच में होती है, दो एस्टर आपस में जब जुड़ते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक एस्टर हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, कार्बोनाइल कंपाउंड भी हो सकता है। तो इस प्रकार का जो मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन कहलाती है। और ख़ास बात यह है कि जो रिएक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि आपका सोडियम मेथॉक्साइड हो गया, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस को। और यहाँ पे क्या बनता है आपका, बीटा कीटो एस्टर बनता है, और या फिर बोल सकते हैं बीटा डाइकीटोन। बीटा कीटो एस्टर कब बनेगा, जब हम जो दो एस्टर आपस में कंबाइन करके कंडेंसेशन होगा उनके बीच में, तो बीटा कीटो एस्टर बनेगा। और
बीटा डाइकीटोन कब बनेगा, जब एक एस्टर होगा और दूसरा क्या होगा, कोई कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल का मतलब एल्डिहाइड कीटोन, इस टाइप का कोई दूसरा कंपाउंड होगा तो उस केस में बीटा डाइकीटोन बन सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रिएक्शन, क्या रिएक्शन होती है यहाँ पे उसको लिखते हैं। रिएक्शन आप देखिएगा यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं। दो एस्टर मॉलिक्यूल के बीच में आपकी बात हो रही तो क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5। ठीक है, और एक एस्टर मॉलिक्यूल इस तरीके से और होगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5। और ये जो रिएक्शन होती है वो होती है आपकी सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है आपका C2H5ONa। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर आपका रखा जाता है वो रिएक्शन के लिए 170 डिग्री सेल्सियस से 170 से 180 डिग्री सेल्सियस 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रिएक्शन कराई जाती है। और इथेनॉल भी आपका साथ साथ यहाँ पे, क्योंकि सोडियम मेथॉक्साइड तो इसी का काउंटर पार्ट हमारा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इथेनॉल भी इस रिएक्शन में यूज़ होता है। और फाइनली स्टेप में हम क्या करते हैं यहाँ पे, एसिडिक एसिड को भी या फिर कोई HCl कोई एसिड यूज़ करते हैं इसको फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा इथाइल एसिटोएसिटेट, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OC2H5। ठीक है, तो ये बीटा कीटो एस्टर कहलाएगा। ठीक है, ये कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन, ये क्या कहलाएगा, बीटा। तो बीटा पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है, कीटो ग्रुप जुड़ा है, तो बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर ये आपका हुआ। और जो आगे हमने लिए जो चीज़ जो यहाँ पे ले रखे हैं, ये क्या है आपका, इथाइल एसीटेट हुआ ना, ये इथाइल एसीटेट हमने यहाँ पे ले रखा है। इथाइल एसीटेट दो मॉलिक्यूल हैं सेम, ये भी सेम चीज़ है, इथाइल एसीटेट ये भी सेम है। तो इस तरीके से क्या बनेगा आपका, ये जो क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, एस्टर आपका एस्टर फॉर्म में ही है तो इसलिए इसका नाम एस्टर कंडेंसेशन आपका हो गया। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं हम मैकेनिज्म की, कैसे की मैकेनिज्म होती है। तो मैकेनिज्म कैसे हम लिखेंगे इसको देख लीजिए आप। मैकेनिज्म इसके लिए देखिएगा, इसके लिए क्या मैकेनिज्म आपकी होती है। तो सबसे पहले क्या होगा आपका, जो इथाइल एसीटेट हमारे पास है एक मॉलिक्यूल उसका, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। और हम क्या लेंगे यहाँ पे, इसमें हम लेंगे क्या लेंगे, C2H5O-। ठीक है, ये क्या है, बेस है, ये बेस हमारा है। और ये क्या करेगा आपका, इस जो एस्टर आपका जो एस्टर है, ये जो अल्फा कार्बन है, ठीक है, इसका जो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन से क्या होगा, एक हाइड्रोजन आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से इसको लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकते हैं इसको, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा इसको हटा दिया, वीडियो को पॉज करके बनाया मैंने, टाइम ज़्यादा लग रहा था टाइम बचाने के लिए। और ये CH2, इसको एक H ऐसे आप लिख लो इसको। और ये बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से, और ये प्रोटॉन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर छोड़ देगा। और यहाँ से क्या बनेगा आपका, इस तरीके से इनोलेट जो बनेगा। इससे पहले हम जैसे बताते हैं आपको कि इनोलेट कैसे बनता था उसके बारे में, तो ये चीज़ आप यहाँ पे बताएंगे। CH2 सिंगल बॉन्ड OC2H5, और ये क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस C2H5OH, इथेनॉल आपका साइड प्रोडक्ट निकल गया। तो ये क्या बना आपका, यहाँ से ये इनोलेट बनाएगा, ठीक है, ये कार्बनाइन बना यहाँ पे एक हिसाब से देखा जाए तो कार्बेनाइन। और आपको पता है कि जैसे इससे पहले के लेक्चर आप देखिए तो इनोलेट क्या करेगा, ये आपका यहाँ से
इस तरीके से रिजोनेंस करेगा और डीलोकलाइज करेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका डीलोकलाइज करेगा तो उसका जो इनोलेट फॉर्म बनेगा, तो इस तरीके से पहले स्टेप में तो इस तरीके से आपका होगा। फिर आपका इसमें जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सेकेंड स्टेप में आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेगा, जो ये जो हमारा अगला मॉलिक्यूल है किसका, एस्टर का जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वो कुछ इस तरीके से होगा CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, और जो हमारा बना अभी यहाँ पे क्या बना था, प्लस जो ये बना हमारा CH2 डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। ये आपका किसका काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और जो आपको ये ऊपर वाला कार्बोनिल जो बॉन्ड है, ये आप इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। तो इसमें ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। और जो आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन आपका क्या है, डेल्टा माइनस होगा। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपका जो नई स्पीसीज़ बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, वो कुछ इस तरीके से बनेगी। CH3 CO माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये बॉन्ड आपका आगे नीचे को क्या है, इस पे O C2H5, ठीक है। ये वाला पार्ट जो ऊपर वाला मैंने बता रखा है, ये पहले इसको लिख रहा हूँ, फिर बाद में नीचे जो जुड़ रहा है इस पर इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूँगा मैं इसको, ये CH2 जो जुड़ा था CH2 के द्वारा, CH2, और बाकी CH2 की जो बाकी चीज़ें हैं वो सेम ऐसे लिख देंगे, C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। इस तरीके से आपका ये होगा। और मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट आपका इस तरीके से, यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे आपका ये रीअरेंज होके फिर से क्या करेगा, यहाँ पे आपका एस्टर जो है, जो ये इथॉक्सी ग्रुप है, ठीक है, ये जो इथॉक्सी ग्रुप है इसमें ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लीव आउट हो जाएगा, ठीक है। इथॉक्सी ग्रुप क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। और इस तरीके से जो यहाँ पे ये बदल जाएगा, किससे बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। तो एक हिसाब से देखो तो ये बीटा कीटो एस्टर आपका बन गया है, ठीक है। ये क्या है आपका बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर है, जिसको हम क्या कहते हैं, इथाइल एसीटोएसीटेट है। इथाइल एसीटोएसीटेट भी आपका यही हुआ, मतलब, ठीक है। बीटा कीटो एस्टर आपका ये बना। और इसमें थोड़ा सा खास ध्यान देने वाली बात आपको ये यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो जो यहाँ पे है, इसमें खास बात ये है कि जो CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा OC2H5। यहाँ पे जो दो प्रोटॉन है, ठीक है, ये प्रोटॉन आपका यहाँ पे प्रोटॉन है, आपका क्या करेगा, जो एक मिनट, कर्सर का पता नहीं चल रहा एकदम यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे जो प्रोटॉन है, जो इथॉक्साइड आपके पास बेस है C2H5O माइनस, ये जो स्ट्रॉन्ग बेस आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये क्या करेगा आपका, यहाँ से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है एक प्रोटॉन को, और ये क्या बनाएगा आपका, इस तरीके से बनाएगा, ये ऐसे बनाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड O C2H5। यहाँ पे कैसे चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक है, माइनस चार्ज हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, CH3 आपका है।
और ये क्या कर सकता है, जो ये आपका माइनस चार्ज है डीलोकलाइज कर सकता है, ठीक है। इधर को एक टाइम इधर को डीलोकलाइज कर सकता है, ठीक है। एक टाइम इधर साइड डीलोकलाइज कर सकता है और एक टाइम क्या कर सकता है, इधर को भी डीलोकलाइज कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा क्या हो, इस तरीके से बनेगा। OC2H5 और इसको हम सिंगल बॉन्ड लिखेंगे अभी, ठीक है। O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। और ये जो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस चार्ज जो डीलोकलाइज कर रहा है, तो ये हाईली स्टेबल है। क्या है, हाईली स्टेबल आपका ये स्पीसीज यहाँ पे होता है। और इस तरीके से जो प्रोडक्ट आपका है वो काफ़ी स्टेबल प्रोडक्ट आपका बनेगा। दूसरी खास बात आपको इसमें एक ध्यान ये रखनी है कि इसमें जो प्रोडक्ट आपका बना है कीटो फॉर्म में मैंने बता रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म या फिर टोटोमेरिज्म इनके बीच में होता है, यानी कि ये दो फॉर्म में आपका पाया जाता है। जो जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OC2H5, ठीक है। तो ये एक दूसरे में क्या था, कन्वर्टेबल ये फॉर्म होती है, ये कीटो फॉर्म है, ठीक है। इसका दिस इज योर कीटो फॉर्म और इसका जो इनॉल फॉर्म होगा वो इस तरीके से होगा। मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे CH3, ठीक है। ये OH आपका इनोल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। डबल बॉन्ड ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OC2H5। खास बात ये है कि यहाँ पे जो आपका कीटो फॉर्म है वो लगभग 93% इसकी स्टेबिलिटी होती है और जो इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी होती है वो 7% इस केस में होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड इस ऑक्सीजन और इस कार्बोनिल के इस ऑक्सीजन के बीच में आपका बन सकता है, तो जिस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी 7% तक गई। वैसे जनरल जो केस होता है वहाँ पे 5% स्टेबिलिटी होती है जो इनॉल फॉर्म की होती है, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म हुआ इसका, इनॉल फॉर्म इसका हुआ, ये लेस स्टेबल है, ठीक है। आप देखिए नहीं इसकी जो परसेंटेज से इसकी स्टेबिलिटी का पता लगा, 7% का मतलब लेस स्टेबल और 93% का मतलब क्या हुआ, मोर स्टेबल हुआ कीटो फॉर्म। तो ये इस तरीके से यहाँ पे कीटो इनॉल फॉर्म में आपका यहाँ पे एग्जिस्ट आपको करता है। तो इस तरीके से आप क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन के द्वारा बीटा कीटो एस्टर को कैसे बनाते हैं, तो ये जो सारी मैकेनिज्म आपको बताई, तो आप इसको रिव्यू भी कर सकते हैं दोबारा, इसको पिछले स्लाइड्स को देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं इसको, और आपको ज़रूर समझ में आएगा ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपका जो ये इसको लिख लीजिए, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जो ये बॉन्ड आपका बना है ये क्या है, आपका H बॉन्ड है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना है आपका, यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपका ये हाइड्रोजन है, इसलिए इसको इंट्रामोलिकुलर कहते हैं। अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर हो तो इसको इंटरमोलिकुलर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से 7%, 5% से 2% इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ गई, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, ठीक है। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिजिकल properties of ethyl acetate। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसके बारे में। तो इथाइल एसीटेट आपका क्या होता है, कलरलेस लिक्विड, ठीक है। कलरलेस लिक्विड आपका होता है ऑयली लिक्विड, ऑयली लिख सकते हैं, ऑयली लिक्विड आपका ये होता है। और आपका इसका क्या था, जो इसकी जो स्मेल होती है ना,
fruity odor. It has fruity odor. फ्रूटी ऑर्डर इसका होता है। और बॉइलिंग पॉइंट इसका जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है कितना होता है, 365 डिग्री फ़ारेनहाइट। 365 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। और फ्लैश पॉइंट इसका होता है 185 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्लैश पॉइंट इसका होता है 185 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका फ्लैश पॉइंट होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रख देने वाली बात ये है कि इसके एडवर्स हेल्थ इम्पैक्ट्स भी होते हैं अगर हम इसको डायरेक्टली इनहेल करते हैं या इसकी वेपर, या फिर इसको अगर हम खा देते हैं किसी भी रूप में, तो मतलब ये हमारे लिए पॉइजनस होता है। ठीक है, एडवर्स हेल्थ, ठीक है, इफेक्ट्स इफ इनहेल्ड, ठीक है, इनहेल्ड और इंजेस्टेड, अगर हमारी बॉडी में किसी भी रूप से ये चले गया तो हमारे को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसको केयरफुली आपको यूज़ करना होता है। तो आज के लिए आप यहाँ तक इसको पढ़िए, इसको देखिए, इसको समझिए। और इसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका पार्ट है, अब आने वाला पार्ट है, क्योंकि उस पार्ट में डिस्कस करेंगे आपसे कि मतलब इसके क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं, इथाइल एसीटेट की, ठीक है, किस प्रकार से ये रिएक्ट करता है किसी भी कंपाउंड के साथ। और सबसे ख़ास बात कि कौन कौन से नए कंपाउंड्स को हम इसकी हेल्प से सिंथेसाइज कर सकते हैं, वो हम सारा देखेंगे। इसका जो अगला हमारा वीडियो में आपको लेके आऊँगा, तो उसमें आपसे ये सारा डिस्कस करूँगा। इसके अलावा जो मेलोनिक एस्टर है, मेलोनिक एस्टर को भी डिस्कस करूँगा। मेलोनिक एस्टर को भी इसी तरीके से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद इसका क्या क्या सिंथेटिक एप्लीकेशन है, ठीक है, वो सारा भी आपको डिस्कस किया जाएगा। और इस तरीके से इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट और टॉपिक आपका आएगा उसको हम सारा डिस्कस करेंगे। तो आप तब तक इस वीडियो को और जो पिछली वीडियो है उसको आप अच्छे से देखिएगा, उसको समझिएगा। और कहीं पे अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने सजेशन दे सकते हैं कहीं पे अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे, कल या परसों तक मैं आपको अगली वीडियो लेके आऊँगा। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ओके।